मुझे आशा है कि आप निर्दोष साबित होंगी, मिस संगीता। वह आदमी बुदबुदाया। सिर हिलाते ही संगीता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो क्या मैं अब छुट्टी ले सकता हूं, सर? हाँ, आप जा सकते हैं। धन्यवाद, सर। संगीता ने सिर हिलाया और फिर उठ खड़ी हुई। फिर वह कमरे से बाहर चली गई और वह भारी आदमी जो उसके साथ रहने वाला था, उसके पीछे चला गया। यह कठिन होने वाला है, संगीता ने अपने पीछे आ रहे आदमी पर नजर डालते हुए मन ही मन सोचा। वह मूर्ख होगी यदि वह समझ नहीं पाती कि वह आदमी अब उसके साथ क्यों रह रहा है। वह उस पर अपनी नजर रखना चाहता था और उसे भागने से रोकना चाहता था। हालांकि संगीता को भागना पड़ा। क्यों? जांच के कारण। उसने प्रिया की हत्या नहीं की है और मार्की विक्रांत के साथ उसका संबंध भी साबित नहीं होगा, इसलिए यदि इस घटना की जांच की गई तो वह निर्दोष निकलेगी। हालांकि ऐसा तभी था जब इस घटना की जांच की गई थी, लेकिन यह एकमात्र काम नहीं था जो उसने किया है। वह पहले भी कई लोगों की हत्या कर चुकी है और उनमें से कुछ का सीधा संबंध उससे हो सकता है। इसलिए एक बार उसके अतीत की जांच हो जाने के बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। प्रिया के मामले में उसकी बेगुनाही कोई मायने नहीं रखेगी। वह अब जांच नहीं रोक सकती, इसलिए वह अब केवल एक ही काम कर सकती है, और वह भाग जाता है। वह जीवन भर केवल भाग सकती थी और छिप सकती थी। लानत है। वह कुतिया सचमुच मेरे अच्छे जीवन के लिए अभिशाप की तरह थी, है ना? संगीता ने अपने सिर में प्रिया को दोषी ठहराया। और वह मार्की, उस कमीने ने अभी तक मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया है। फिर उसने मार्की विक्रांत को श्राप दिया। वह उन सभी को कोस रही थी जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थे। फिर संगीता ने मुड़कर अपने पीछे आ रहे आदमी पर नजर डाली। आदमी एक मांसपेशीय सिर जैसा दिख सकता है, हालांकि वह अभी भी एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर था। उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे समय चाहिए, संगीता ने मन ही मन सोचा। उसे यह जानने की जरूरत थी कि यह आदमी किस प्रकार का आदमी है, उसके शौक, उसकी पसंद और बाकी सब कुछ। हालांकि अगर वह उस सब के बारे में जानती है तो वह शायद उसे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ कर सकती है। मेरे पास समय नहीं है। हाँ, उसके पास समय नहीं था। उसे आज जाना होगा। यदि नहीं तो एक बार जब सुरक्षा विभाग को उसके अतीत के बारे में पता चल जाएगा तो वे निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। ठीक है, मुझे लगता है मुझे मौका लेना होगा, संगीता ने मन ही मन सोचा और गहरी सांस ली। फिर वह आगे बढ़ी और अपना काम जारी रखा। कियारा, जो बस चल रही थी, ने संगीता का तनावपूर्ण रूप देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक जासूस की तरह अभिनय करना जो एक मिशन पर है, यह वास्तव में रोमांचक है। फिर जैसे ही उसने संगीता की पीठ पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर दयनीय अभिव्यक्ति दिखाई दी। मुझे तुम पर सचमुच दया आती है, औरत। अब तुम एक शतरंज के मोहरे के अलावा कुछ नहीं हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी दया के पात्र हैं, यह आपके अपने कार्यों का परिणाम है। फिर कियारा ने अपना सिर हिलाया और चला गया। रात में संगीता और वह भारी आदमी संगीता के कमरे में दाखिल हुए। संगीता ने आह भरी, यह आदमी दिन भर उसका पीछा कर रहा था, उसने उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। यह आदमी सचमुच अपने काम के प्रति गंभीर था। फिर संगीता ने उस भारी आदमी की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल किया, मैं अब स्नान करने जाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे अंदर नहीं आओगे, है ना, मेसन? तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। अगर तुम 15 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं बाथरूम में घुस जाऊंगा,
मेसन बुदबुदाया। ओह, रुको क्या आप मुझे 15 मिनट से अधिक समय तक बाथरूम के अंदर रहने का संकेत दे रहे हैं? संगीता ने हल्की मुस्कान के साथ सवाल किया। अचानक उस आदमी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। संगीता ने तुरंत उस बदलाव को नोटिस किया और जल्द ही वह हंस पड़ी। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। चिंता मत करो, मैं 15 मिनट से पहले बाहर आऊंगा। जी अच्छा, मेसन ने सिर हिलाया। फिर संगीता घूमी और बाथरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद संगीता एक तौलिए के अलावा कुछ भी पहने हुए बाथरूम से बाहर नहीं निकली, जिससे वह अपने स्तनों से लेकर घुटनों तक ढकी हुई थी। उसके काले बाल अभी भी गीले थे और उसे बाथरूम से बाहर निकलते देख मेसन का चेहरा गर्म हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका चरित्र कैसा था, संगीता एक सुंदरता थी। उसके काले बाल और भूरी आंखें आम हो सकती हैं, लेकिन उसका आकर्षक शरीर कुछ भी सामान्य नहीं था। उसके पास एक शानदार सुडौल शरीर और एक आदर्श घंटे के चश्मे जैसी आकृति थी। वह सचमुच एक आकर्षक महिला थी। क्या आप जो देखते हैं वह आपको पसंद है, मेसन? संगीता ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल किया। है, संगीता की आवाज सुनकर राजमिस्त्री अपनी चेतना से बाहर आया। संगीता और भी अधिक मुस्कुराई, फिर वह मेसन की ओर चली गई और एक बार जब वह काफी करीब आ गई तो उसने अपना प्रश्न दोहराया। क्या तुम्हें यह देखना अच्छा लगता है, मेसन? आप वास्तव में सुंदर हैं। मेसन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा जब संगीता के साबुन की गंध ने उसकी नाक पर हमला किया। उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यह उसे उत्तेजित कर रहा था। हाँ, तारीफ के लिए धन्यवाद। संगीता हंसे। फिर उसने एक और साहसिक कदम उठाया और अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और बहुत ही सौम्य स्वर में सवाल किया। तुम्हें क्या लगता है मैं कितनी सुंदर हूं? मानो उसके आकर्षण से सम्मोहित होकर मेसन ने उसकी पतली कमर पकड़ ली और उत्तर दिया। आप मेरे पूरे जीवन में देखी गई सबसे खूबसूरत महिला हैं। संगीता की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। उसका दाहिना हाथ फिर नीचे आ गया और जल्द ही संगीता ने मेसन के छोटे भाई को छूना शुरू कर दिया। मेसन भी वहीं खड़ा नहीं रहा। उसने सबसे पहले जल्दी से उस परेशान करने वाले तौलिए को हटा दिया, जिससे संगीता का सेक्सी शरीर सामने आ गया। जैसे ही उसने उसके मुलायम स्तनों को टटोलना शुरू किया, उसकी आंखें इच्छा से चमक उठीं। हाँ, क्या हम इसे वहीं जारी रखेंगे? संगीता आकर्षक ढंग से हंसी और फिर बिस्तर की ओर इशारा किया। मेसन ने उत्साहित चेहरे पर सिर हिलाया। संगीता मुस्कुराई और फिर उसे अपने बिस्तर पर खींच लिया। राजमिस्त्री, बेशक उसे वही करने दो जो वह करना चाहती थी। किस तरह का आदमी पसंद नहीं करेगा जब एक खूबसूरत महिला उस पर हमला करती है? फिर संगीता ने मेसन को बिस्तर पर धकेल दिया। फिर वह मेसन के शरीर के ऊपर रेंगने लगी और एक बार जब उसका चेहरा मेसन के चेहरे के ठीक सामने था तो वह रुक गई। मेसन मुस्कुराया, संगीता जवाब में मुस्कुराई। फिर संगीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मेसन ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्द ही उनके होंठ मिले। मेसन ने संगीता के शरीर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चूमते समय संगीता अपने दाहिने हाथ से उसकी रॉड से खेल रही थी। फिर उसकी जीभ उसके मुंह में घुस गई और मेसन की जीभ भी चलने लगी। अचानक संगीता ने अपने मुंह में रखी गोली को काटा और फिर अपनी जीभ का उपयोग करते हुए उसने गोली को मेसन के मुंह में डाल दिया। इससे पहले कि मेसन प्रतिक्रिया दे पाता, गोली उसके पेट में जा चुकी थी और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अचानक संगीता ने अपने मुंह में रखी गोली को काटा और फिर अपनी जीभ का उपयोग करते हुए उसने गोली को मेसन के मुंह में डाल दिया। इससे पहले कि मेसन प्रतिक्रिया दे पाता, गोली उसके पेट में जा चुकी थी और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
संगीता ने चुंबन तोड़ दिया। फिर उसने मेसन के मुंह में अपनी लार थूक दी, यह पुष्टि करते हुए कि उसके मुंह के अंदर कोई जहर नहीं बचा था, और फिर वह खड़ी हो गई। मेसन ने आश्चर्य से संगीता की ओर देखा। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। वह कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं सका। वह नहीं जानता था कि संगीता ने उसे क्या खिलाया था, लेकिन जिस तरह से उसके शरीर की ताकत कम हो रही थी और वह अब हवा में सांस नहीं ले पा रहा था, उसे पता था कि यह एक जहर था, बहुत ही घातक जहर। यही एकमात्र प्रश्न था जो वह पूछना चाहता था। मुझे ऐसे मत देखो जैसे हम वर्षों से प्रेमी थे और फिर मैंने तुम्हें धोखा दिया। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि आपको मेरे जैसी महिला के साथ एक रात बिताने का मौका मिला? क्या तुम गूंगे हो? ठीक है, आप हैं, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। खैर, जो भी हो, इतना मूर्ख होने के लिए धन्यवाद। मैं अब बच सकता हूं और यह सब आपका धन्यवाद है। संगीता ने अपने कपड़े पहनते हुए बुदबुदाया। सभी पुरुष एक जैसे हैं, अपनी कमर हिलाकर सोच रहे हैं। मेसन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। यह गुस्से में था या दम घुटने के कारण, कोई नहीं जानता था। हालांकि उसकी आंखों में पछतावा दिन की तरह स्पष्ट था। उसे इस जहरीली औरत पर भरोसा करने का पछतावा हुआ। वह यह सोचने वाला मूर्ख था कि वह हत्यारी नहीं थी और उसे फंसाया जा रहा था। वह निश्चित रूप से हत्यारी थी। मेसन को अपने दिल में उम्मीद थी कि वह पकड़ी जाएगी और उसे वह मिलेगा जिसकी वह हकदार है। फिर मेसन का शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। हवा की कमी उसके लिए बहुत अधिक हो गई। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। अंत में उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। संगीता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने मेसन के पास कुछ तकिए रख दिए और फिर उसे कंबल से ढक दिया, जिससे केवल उसके पैर दिख रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो कमरे में दो इंसान एक साथ सो रहे हों। फिर संगीता ने अपना चेहरा ढक लिया और कमरे से बाहर चली गई। वह पहले ही जांच कर चुकी है, कोई अन्य लोग उस पर नजर नहीं रख रहे थे। मेसन एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर था। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक एडवांस स्टेज कल्टीवेटर मास्टर स्टेज कल्टीवेटर की आंखों के नीचे से बच सकता है। यह बिल्कुल संभव नहीं है। संगीता अपने कमरे से बाहर चली गई, फिर चुपचाप हॉल से बाहर चली गई। वह एक उपप्रधान नौकरानी थी। वह महल के बारे में बिल्कुल जानती थी। उसके लिए चुपचाप बाहर निकलना मुश्किल नहीं था और उसने यही किया। वह रॉयल पैलेस छोड़कर विक्रांत हाउस की ओर दौड़ पड़ी। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि यह सोचे कि मार्की विक्रांत उसका सहयोगी था। अधिक से अधिक वे ऐसे व्यक्ति थे जो पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ आए थे। अगर मार्की विक्रांत को उसकी स्थिति के बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। संगीता यह जानती है। हालांकि वह उसे केवल तभी मारेगा जब उसे स्थिति के बारे में पता होगा, और संगीता कुछ भी प्रकट करने की योजना नहीं बना रही थी। वह बस यही कहेगी कि वह बाहर निकल गई क्योंकि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। फिर वह प्रिया पर अपना हाथ रखेगी, उसके दिल को शांत करने के लिए उसे प्रताड़ित करेगी और फिर वह उसे मार डालेगी। उसके बाद वह मार्की का घर छोड़ देगी और फिर दूसरे राज्य में बस जाएगी। उसके पास इतनी बचत है। उसे सामान्य जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। सचमुच एक अच्छी योजना है। संगीता ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी गति बढ़ा दी और विक्रांत के घर के सामने आ गई। फिर वह आगे बढ़ी और जल्द ही उसे सैनिकों ने रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही ने सवाल किया। संगीता ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं वह व्यक्ति हूँ जो मार्की विक्रांत को जानता है।
उसे मेरा संदेश दे दो और उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्या आप संगीता हैं? अचानक सिपाही ने सवाल किया। आप कैसे जानते हो? संगीता ने भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। मार्की ने भविष्यवाणी की कि आप जल्द ही यहाँ आएंगे। वह कहते हैं कि पक्षी तैयार है, आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। सैनिक ने उत्तर दिया और जैसे ही उसने पक्षी के बारे में सुना, संगीता की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने सिर हिलाया। तो क्या आप मुझे अंदर ले जा सकते हैं? मेरे पीछे आओ। सिपाही ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों विक्रांत के कमरे की ओर चल दिए। खटखटाओ खटकाओ खटकाओ। तभी सिपाही ने दरवाजा खटखटाया और जल्द ही एक आवाज सुनाई दी। प्रवेश करना। आप अंदर जा सकते हैं, सिपाही ने निर्देश दिया और फिर चला गया। संगीता ने सिर हिलाया, फिर उसने दरवाजा खोला। हालांकि जब उसने कमरे के अंदर एक अपरिचित चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। वह पहले कभी मार्की विक्रांत से नहीं मिली थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं जानती थी कि वह कैसा दिखता है। और संगीता को निश्चित रूप से यकीन था कि वह उसके सामने बैठे इस अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी की तरह नहीं दिख रहा था। संगीता ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ लीं, हालांकि जल्द ही उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। यह विक्रांत हाउस था। सिपाही उसे मार्की रूम में ले आया। मार्की रूम के अंदर केवल कुछ ही लोग बैठ सकते थे, यानी या तो मार्की या उनका कोई करीबी। वैसे भी वे दोनों अस्थायी सहयोगी थे। आखिरकार हम मिले। संगीता, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। संगीता के सामने बैठा सुंदर आदमी बुदबुदाया। संगीता ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, आखिरकार हम मिले मेरे प्रभु। हालांकि कृपया मुझे मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। मेरा नाम मनीष है, मनीष ने उत्तर दिया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बुदबुदाया, और मुझे कहना होगा संगीता, आप वैसी ही हैं जैसी अफवाहें कहती हैं। संगीता ने भौहें चढ़ा दी। अफवाहें? कैसी अफवाहें? उसकी सुंदरता के बारे में अफवाहें? क्या यह उसकी तारीफ करने का सस्ता तरीका था? हालांकि भले ही यह सस्ता हो, संगीता इसे खुले दिल से स्वीकार करेगी। आखिरकार यह इतने सुंदर आदमी से आ रहा था। उसे उसके साथ 1 या 2 रात बिताने में कोई आपत्ति नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कैसी अफवाह भगवान? मनीष, उसने उत्सुकता से प्रश्न किया। तुम्हारे और तुम्हारे ढीले छेद के बारे में अफवाहें। तुम्हारी गंध वेश्यालय की गंध के समान है। औरत, तुमने अपना वह शरीर की तनी बार बेचा है। और तुमने किस तरह के लोगों के साथ यह काम किया है? जैसे ही मनीष ने संगीता की ओर घृणा की दृष्टि से देखा तो उसने उसकी नाक पकड़ ली। क्या? तुम्हारे और तुम्हारे ढीले छेद के बारे में अफवाहें। तुम्हारी गंध वेश्यावृत्ति के घर की गंध के समान है। औरत, तुमने अपना वह शरीर कितनी बार बेचा है? और तुमने किस तरह के लोगों के साथ यह कृत्य किया है? जैसे ही मनीष ने संगीता की ओर घृणा की दृष्टि से देखा तो उसने उसकी नाक पकड़ ली। क्या? संगीता ने कई बार पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत आदमी इतना अश्लील कुछ कहेगा। क्या उसने उसे किसी तरह अपमानित किया? या क्या सचमुच उससे बदबू आ रही थी? नहीं, यह सच नहीं हो सकता, है ना? संगीता ने भौहें चढ़ा दी। क्या मैंने आपको किसी तरह से ठेस पहुंचाई, मास्टर मनीष? संगीता ने सम्मानपूर्वक सवाल किया। मनीष ने बुदबुदाते हुए कहा, आप देखिए, इस तरह से कोई यह सुनिश्चित कर सकता है कि मैंने जो कहा वह सच है। अगर आप एक निर्दोष महिला होती तो आपने मुझे जोर से जवाब दिया होता। इस बार संगीता के माथे पर एक नस उभर आई।
हालांकि उसने फिर भी खुद को नियंत्रित किया और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान आ गई। आप मजाक कर रहे होंगे मास्टर मनीष। मैं एक मासूम महिला हूँ, हालांकि मासूम के साथ साथ मैं एक खूबसूरत महिला भी हूँ। मैं किसी जानवर की तरह जवाब नहीं देती। मेरा मानना है कि हम अच्छी बातचीत से सभी मामलों को सुलझा सकते हैं। मुझे यकीन है कि उसके बीच किसी तरह की गलतफहमी है। अरे, प्रिया सही कह रही थी। तुम्हारा चेहरा उतना ही मोटा है जितना तुम्हारा छेद ढीला है, मनीष ने आश्चर्य से कहा। प्रिया? हेडमेड प्रिया? क्या मैंने ऐसा पहले नहीं कहा था? यहाँ तक कि आप भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वह बिल्कुल घृणित है। अचानक संगीता को एक परिचित आवाज सुनाई दी। जब उसने प्रिया को मनीष की ओर चलते देखा तो उसने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह यहाँ कब आई? वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुई। आप सही थे, वह वास्तव में घृणित है। मनीष ने सिर हिलाया और उसने प्रिया को पकड़ लिया और चेहरे पर प्यार भरे भाव के साथ उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसने उसके गालों को चूमा और फिर उनके होंठ मिले। उन्होंने संगीता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उनके सामने खड़ी थी। प्रिया, आप यहाँ क्यों हैं? संगीता ने आश्चर्य से प्रश्न किया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि प्रिया यहाँ होगी, लेकिन उसने उससे ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे एक अंधेरे कमरे में बांधकर छोड़ दिया जाना चाहिए था और कोई भी उससे बात करने की जहमत नहीं उठा रहा था। हम, आपका क्या मतलब है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? फिर प्रिया ने चुंबन तोड़ दिया और संगीता की ओर मुड़ गई। क्या तुम्हें आश्चर्य है कि तुम्हारे मुझे मारने के बाद भी मैं कैसे जीवित हूँ? मैंने तुम्हें मार डाला, संगीता ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा कुछ कब हुआ? ओह चलो प्रिया, क्या तुम सच में उम्मीद करती हो कि उसका दिमाग जिसमें डंक के अलावा कुछ नहीं भरा है, वह समझ सकता है कि तुम क्या कह रहे हो? बस यह उसके लिए है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। हम कम से कम उसे बता सकते हैं कि वह हमारी सराहना दिखाने के लिए क्या त्याग कर रही है ना? मनीष ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बुदबुदाया। बेशक हम कर सकते हैं। आखिरकार हम अच्छे लोग हैं, प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर वह संगीता की ओर मुड़ी और समझाया, यह संगीता नाम की एक महिला की कहानी है। 20 साल पहले वह एक नौकरानी के रूप में शाही महल में दाखिल हुई थी। हालांकि यदि मुख्य पात्र इतना नीरस व्यक्ति हो तो कहानी दिलचस्प कैसे हो सकती है? हमारा मुख्य किरदार भी अलग था। संगीता कोई सामान्य नौकरानी नहीं थी, वह एक जासूस थी। शत्रु साम्राज्य द्वारा भेजा गया एक जासूस। प्रिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सब कुछ बताया और संगीता की नाराजगी गहरी हो गई। संगीता को एक ही मिशन दिया गया था, जितनी जल्दी हो सके अपनी स्थिति बढ़ाए, हेड सेविका बनो। और संगीता ने यही किया। उसने कड़ा संघर्ष किया और स्थिति में पहुंच गई। उसके सभी विरोधियों को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा और संगीता के लिए आगे का रास्ता आसान था। हालांकि गलत तरीके आपको केवल इतनी ही दूर तक ले जा सकते हैं। हेडमेड प्रिया, यानी कि मुझे तुरंत एहसास हुआ कि संगीता नाम की इस महिला के साथ कुछ गड़बड़ है। फिर उसने पृष्ठभूमि की थोड़ी जांच की और उसका संदेह तब और गहरा हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसका उत्थान कितना तीव्र था। हालांकि अंत में प्रिया सिर्फ एक मुख्य नौकरानी थी, उसके पास कोई अधिकार नहीं था और न ही उसके पास कोई सबूत था। इसलिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जिसके पास अधिकार था। मार्की विक्रांत। मार्की ने उसकी समस्या को समझा और उन दोनों ने मिलकर काम किया। फिर एक दिन प्रिया ने उस पत्र को ब्लॉक कर दिया जो संगीता ने किसी को भेजा था और जल्द ही
उसे एहसास हुआ कि संगीता का अगला निशाना वह खुद थी। पत्र में अलगेरामा नाम के एक व्यक्ति के अस्तित्व का भी पता चला। कोई भी निश्चित नहीं है, लेकिन यह भविष्यवाणी की गई है कि यह अलगेरामा दुश्मन राज्य द्वारा भेजा गया एक और शक्तिशाली जासूस है। एक जासूस जिसने संगीता का समर्थन किया और संगीता के प्रतिस्पर्धी द्वारा सामना की गई सभी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के पीछे का कारण। प्रिया और मार्की को एहसास हुआ कि यह कितना गंभीर था। उन्होंने बस सोचा कि वह सत्ता की भूखी महिला थी, लेकिन एक जासूस, वह सामान्य से कहीं अधिक खतरनाक था। फिर प्रिया ने कदम बढ़ाया और चारा बनने की पेशकश की। उसने कई बार महल छोड़ा, हालांकि अलगेरामा बहुत सतर्क थी। उसने हमला नहीं किया। हालांकि प्रिया बाहर जाना जारी रखा, लेकिन अलगेरामा नहीं हिला। फिर प्रिया एक और विचार लेकर आई। उसने संगीता को धमकाना शुरू कर दिया। संगीता अब यातना बर्दाश्त नहीं कर सकी और अधीर हो गई। उस दिन उसने एक और पत्र भेजा और इस बार विक्रांत को पता चला कि अलगेरामा कहाँ रहता है। यह क्राउन प्लाजा के पास था। विक्रांत ने उस दिन अलगेरामा पर कब्जा करने की योजना बनाई, हालांकि प्रिया को एहसास हुआ कि अगर लड़ाई शुरू हुई तो कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। प्रिया का दयालु हृदय इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने क्राउन प्लाजा के पास के क्षेत्र को सील करने के लिए मार्की के अधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि वह एक गलती थी। अलगेरामा को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और इससे पहले कि अलगेरामा उसे पकड़ पाता, अलगेरामा भाग गया। लेकिन विक्रांत उसे कैसे भागने दे सकता था? उसने और उसके लोगों ने अलगेरामा का पीछा किया और अंत में उन्होंने उसे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में पाया। एक कठिन लड़ाई के बाद अलगेरामा हार गया, हालांकि वह राज्य के प्रति बहुत वफादार था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं है, उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। हालांकि वह अकेले नीचे नहीं गया। उसने प्रिया को, जो यहाँ मार्की विक्रांत की सहायता के लिए आया था, अपने साथ ले लिया। संगीता, जो महल में थी, को नहीं पता था कि क्या हुआ था। हालांकि जब प्रिया अगले दिन और फिर अगले दिन वापस नहीं लौटी तो उसने मान लिया कि अलगेरामा ने प्रिया को पकड़ लिया है। फिर वह उत्साहित हो गई और उसने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि वह कैसे प्रिया को अपने हाथ में लेना चाहती है। मार्की के हाथ यह पत्र लग गया और वह संगीता के वहां आने का इंतजार करने लगा जहां अलगेरामा रहता था। इस तरह उसने सब हेड नौकरानी को पकड़ लिया। हालांकि हेड मेड प्रिया की इस प्रक्रिया में मृत्यु हो गई, लेकिन उसके निस्वार्थ बलिदान ने ऐसे बड़े खतरे के अस्तित्व को प्रकट करना संभव बना दिया जो राज्य के मूल में बढ़ रहा था। हेड मेड प्रिया वास्तव में एक निस्वार्थ और दयालु महिला थीं। प्रिया ने मुस्कुराहट के साथ कहानी समाप्त की, फिर वह संगीता की ओर मुड़ी और सवाल किया, तो कहानी कैसी लगी? नहीं, संगीता बुदबुदाया। उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था, उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके होंठ कैसे कांप रहे थे। यह स्पष्ट था कि वह डरी हुई थी, बहुत डरा हुआ। नहीं, मैं किसी राज्य द्वारा भेजा गया जासूस नहीं हूं। मैं जासूस नहीं हूं। मैं जासूस नहीं हूं। संगीता घबराहट और डर से चिल्लाई। मिस संगीता, चीजें इस बात से तय नहीं होती कि आप उन्हें कितनी तेज आवाज में बोल सकती हैं। संगीता के सामने बैठा आदमी बुदबुदाया। वह वही विद्वान व्यक्ति था जिसने एक दिन पहले संगीता से पूछताछ की थी। अभी संगीता पूछताछ कक्ष के अंदर घुटनों के बल बैठी थी, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। मिस्टर ब्रायन, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं जासूस नहीं हूं। मैं इसे स्वीकार करूंगा, मैं हत्यारा हूं। मैं हत्यारा हूं।
मैंने अपने प्रतिस्पर्धियों की हत्या कर दी और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। मैंने जिन लोगों को मारा है उनकी संख्या लगभग 12 है। मेसन को मारने वाला भी मैं ही था। मैंने उसे जहर दे दिया। हालांकि मैं एक स्वार्थी, चालाक और षड्यंत्रकारी महिला हूं। मैं कोई जासूस नहीं हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करो। संगीता ने अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए। उसका चेहरा थूथन और आंसुओं से ढका हुआ था। यदि कोई व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि उसने क्या किया उसे देखे तो उसे वह दयनीय लगेगी। वह क्यों रो रही थी? वह अपने सारे अपराध क्यों स्वीकार कर रही थी? वह जासूस कहलाने के इतने खिलाफ क्यों थी? क्या वह अपने राज्य से इतना प्यार करती थी कि जासूस कहे जाने पर भी वह घृणा से भर जाती थी? बिल्कुल नहीं। संगीता एक स्वार्थी महिला थी। उसे उस राज्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी जिसमें वह रहती थी। वह जासूस कहलाने के इतने खिलाफ थी, इसका कारण उसका अपना स्वार्थ था। वह सहम गई थी। यदि वह हत्यारी है तो वे उसे मार डालेंगे। हालांकि अगर उस पर जासूस होने का संदेह होता तो चीजें बदल जातीं। उससे पूछताछ की जाएगी और यहाँ तक कि उसे यातना भी दी जाएगी ताकि राज्य उससे जानकारी हासिल कर सके। और चूंकि वह वास्तव में जासूस नहीं थी, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह कुछ ऐसा जान सके जो पूछताछकर्ताओं की जिज्ञासा को संतुष्ट कर सके। इसका क्या मतलब है? यानी उसे तब तक प्रताड़ित किया जाएगा जब तक वह मर न जाए। उसे यातना देकर मार डाला जाएगा। मरने का इससे भी बदतर संभव तरीका। मिस संगीता, यह आखिरी पत्र है जो आपने अपने प्रेमी अल्गेरामा जासूस को भेजा था। क्या यह सच है? विद्वान जैसे व्यक्ति ब्रायन ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, मैंने वह पत्र नहीं लिखा, संगीता ने झूठ बोला। फिर जैसा कि उसने सुझाव दिया था, ब्रायन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। मेरा सुझाव है कि आप हमसे झूठ न बोलें, मिस संगीता। यदि आप ऐसा करेंगी तो आप अपने लिए चीजों को और अधिक कठिन बना लेंगी। फिर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके हाथ में एक कागज दिखाई दिया। यह वह कागज है जिस पर आपने उस कमरे के कमरा नंबर लिखे थे जिन्हें साफ करने की आवश्यकता थी और उन्हें सफाई विभाग को दे दिया था। यहाँ लिखावट और पत्र पर लिखावट मेल खाती है। ब्रायन बुदबुदाया। फिर उसने संगीता की ओर देखा और फिर से सवाल किया। यह पत्र आपके द्वारा लिखा गया था, क्या यह सही है, मिस संगीता? संगीता का मुंह खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका झूठ उजागर हो गया है। वह अब और भी अधिक घबराने लगी। आखिरकार वह सच बोलने लगी। हाँ, मैंने ही यह पत्र लिखा था। हालांकि आप जिस अल्गेरामा की बात कर रहे हैं वह कोई जासूस नहीं है, वह मार्की विक्रांत है। मैंने यह पत्र मार्की विक्रांत को भेजा है। ओह, आपने यह पत्र मार्की विक्रांत को क्यों भेजा? ब्रायन ने सवाल किया। मार्की विक्रांत हेड मेड प्रिया के करीब जाना चाहता था। हालांकि प्रिया इससे सहमत नहीं था। चाहे उसने उसे कितने भी पैसे की पेशकश की हो, प्रिया ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंत में मार्की विक्रांत ने मुझसे संपर्क किया। सब हेड नौकरानी उसे प्रिया की नहीं बल्कि एक हेड नौकरानी की जरूरत थी। योजना सरल थी, वह प्रिया से छुटकारा पा लेगा और मैं अगली मुख्य नौकरानी बन जाऊंगी। बदले में बाद में वह मुझसे जो भी पूछेगा मैं उसकी मदद करूंगा। उस पत्र में पक्षी वास्तव में प्रिया था। मैंने ये पत्र मार्की विक्रांत को प्रिया के मौजूदा आंदोलन के बारे में जानकारी देने के लिए लिखे थे ताकि वह योजना बनाकर उसे मार सके। लेकिन मार्की विक्रांत से हमें जो जानकारी मिली उससे पता चला कि प्रिया और वह काफी करीब थे। यह एक झूठ है जो कमीने ने गढ़ा है।
मार्की विक्रांत मुझसे संपर्क क्यों करेगा यदि वह मेरे वरिष्ठ का करीबी होता? ऐसा करने का कोई मकसद नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आप इसे जोर से कहेंगे तो कोई बात सच नहीं हो जाएगी। कृपया अपनी आवाज कम करें, मिस संगीता। इसके अलावा यदि मार्की विक्रांत आपका सहयोगी होता तो वह आपको बाहर निकालकर यहाँ क्यों लाता? मुझे नहीं पता कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। हालांकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने मुझे जो पत्र भेजे वे मेरी स्टोरेज रिंग में हैं। लेखन की जांच करें और इसे मार्की विक्रांत के लेखन से मिलाएं। मुझे यकीन है कि आपको समानताएं मिलेंगी। ब्रायन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, फिर उसने संगीता की स्पेस रिंग उठाई और जल्द ही उसके हाथ में कुछ अक्षर दिखाई दिए। तभी उसके हाथ में एक दस्तावेज दिखाई दिया। विक्रांत एक मार्की था। ब्रायन जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसके लेखन का एक टुकड़ा ढूंढना कठिन नहीं था। फिर वह दोनों लिखावट का मिलान करने लगा और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। वे मेल नहीं खाते, मिस संगीता। आपने हमसे झूठ बोला। दोबारा। संगीता की आंखें सदमे से फैल गईं। यह कैसे संभव हुआ? ये सभी पत्र विक्रांत द्वारा भेजे गए थे। लेखन कैसे मेल नहीं खा सकता? जल्द ही संगीता की आंखें इस एहसास से चौड़ी हो गईं। उनके किसी अधीनस्थ ने इसे लिखा होगा। हाँ, मुझे इसका पूरा यकीन है। आपको उसके अधीनस्थों के लेखन की जांच करनी चाहिए। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। मिस संगीता, मार्की विक्रांत के पास सैकड़ों नौकर हैं। क्या आप हमसे यह उम्मीद नहीं करती हैं कि हम हर किसी की लिखावट की जांच करें? यदि लेखन मेल नहीं खाता तो क्या होगा? तो क्या आप कहेंगे कि मार्की विक्रांत को उनके लिए पत्र लिखने के लिए एक यादृच्छिक सामान्य व्यक्ति मिला? तो क्या आप हमसे स्काईफॉल किंगडम में रहने वाले प्रत्येक आम व्यक्ति के लेखन की जांच करने के लिए कहेंगे? मिस संगीता, आपका झूठ कितना अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण हो सकता है, इसकी एक सीमा होती है। फिर ब्रायन के शरीर से एक डरावना दबाव निकला। उसकी आंखें बर्फ से भी अधिक ठंडी हो गईं और उसने चेतावनी दी। मिस संगीता, मेरा सुझाव है कि आप हमें वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। हमें उस राज्य के बारे में बताएं जो पर्दे के पीछे से आपका समर्थन करता है। हमें बताएं कि वे क्या चाहते हैं। हमें बताएं कि आपका मिशन क्या है। हमें सब कुछ स्वेच्छा से और सच्चाई से बताओ, अन्यथा चीजें आपके लिए दर्दनाक हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूं। एक भव्य भव्य हॉल में छत को सहारा देने वाले बड़े बड़े खंभों के साथ, सुंदर सुनहरे रंग की लालसाओं के साथ सफेद रंग से रंगी दीवारें, बीच में एक लाल कालीन के दोनों ओर 6 कुर्सियां और एक सिंहासन जो रखा गया था एक मंजिल पर जो जमीन से थोड़ी ऊंची थी। 5 आदमी बैठा। महामहिम, चलिए रिपोर्ट नंबर 4 पर चलते हैं। हमने एक जासूस को पकड़ा है जो रॉयल पैलेस में सबहेड नौकरानी के रूप में रहता था। उसका नाम संगीता कुमारी है। उनमें से एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ अपने हाथ में कागज पढ़ते हुए बुदबुदाया। उसका पतला चेहरा, काले बाल और बिल्लौर जैसी नीली आंखें थीं। अगर उसके चेहरे पर झुर्रियां न होतीं तो उसकी विशेषताएं और भी तीखी होतीं। उनके चारों ओर की आभा विद्वानों जैसी और परिष्कृत थी। उन्होंने बैंगनी रंग के डिजाइन वाला नीले रंग का कोट पहना था जो उन पर बहुत सूट कर रहा था। वह थोड़ा बूढ़ा लग सकता है, हालांकि किसी को भी उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वह एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर, संदीप सक्सेना ड्यूक हाउस के सदस्य और रॉयल पैलेस में काम करने वाले 4 मंत्रियों में से एक थे। रिपोर्ट नंबर 4। संदीप, आप रिपोर्ट संख्या 4 में इतनी छोटी चीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? एक सख्त दिखने वाले आदमी ने सवाल किया। वह एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर भी थे।
उनका कद बड़ा था और उन्होंने गहरे हरे रंग का कोट पहना था। उनकी पोशाक उनके हरे रंग के छोटे बाल और हरी आंखों से मेल खाती थी। वह प्रतीक अग्रवाल ड्यूक हाउस के सदस्य और एक अन्य मंत्री थे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब हेड नौकरानी एक एडवांस स्टेज कल्टीवेटर होगी। उन कमजोरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कुछ और महत्वपूर्ण बात करनी चाहिए। एक महिला जिसने लाल रंग का गाउन पहना था और उसके चेहरे पर सख्त भाव थे, बुदबुदाने लगी। उसके लाल रंग के बाल और आंखें थीं और उसके सुर्ख लाल होंठ आकर्षक लग रहे थे। वह सुंदर थी, हालांकि किसी ने भी उसे 5 सेकंड से अधिक देखने की हिम्मत नहीं की। वह कोई सामान्य महिला नहीं थी। वह मेहता ड्यूक हाउस की सदस्य और रॉयल पैलेस में काम करने वाली मंत्री आरती मेहता थीं। इतना ही नहीं, वह एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर भी थीं। हाँ, आरती सही कह रहे हैं। चलो महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात करते हैं। एक अन्य व्यक्ति जिसका परिष्कृत विद्वान चेहरा, सुनहरे बाल और भूरी आंखें थीं, ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने गिब्सन की तरह सुनहरे रंग की लालसा वाला एक सफेद रंग का कोट पहना था। उनके चारों ओर एक परिष्कृत विद्वान जैसी आभा भी थी। और अन्य मंत्रियों की तरह वह भी एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर थे। देवेंद्र मिश्रा ड्यूक हाउस के सदस्य और रॉयल पैलेस के चौथे मंत्री। संदीप ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी क्या सोच रहे हैं। मैंने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया होता। हालांकि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे कुछ दिलचस्प लगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी धैर्य के साथ मेरी बात सुनेंगे। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान। ठीक है, फिर मैं तुम पर भरोसा करूंगा। जारी रखें। आरती बुदबुदाया और अन्य 2 मंत्रियों ने भी सिर हिलाया। यदि यह सामान्य स्थिति होती तो 4 अलग अलग ड्यूक घरों के सदस्यों के रूप में वे चारों एक दूसरे से लड़ते और गिब्सन को दबाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि अभी वे रॉयल पैलेस के अंदर थे। वे ड्यूक हाउस के सदस्य नहीं थे। अभी वे रॉयल पैलेस के 4 मंत्री हैं। उन्हें चीजों पर व्यवस्थित ढंग से चर्चा करनी होगी। संदीप ने खुलासा किया, जिसने जासूस को ढूंढने में हमारी मदद की वह कोई और नहीं बल्कि मार्की विक्रांत था। विक्रांत? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन पर किसी अन्य साम्राज्य से संबद्ध होने का संदेह है? प्रतीक ने भौहें चढ़ाकर प्रश्न किया। सचमुच इसीलिए तो मैं भी उलझन में हूं। फिर संदीप ने संगीता, प्रिया, मार्की विक्रांत, स्पाई अल्गेरामा और इस घटना से जुड़ी हर चीज के बारे में बात करना शुरू किया। यह सचमुच अजीब है, आरती ने सिर हिलाया। पूरा मामला गड़बड़ लग रहा है, देवेंद्र बुदबुदाया। वास्तव में यही कारण है कि मैंने इस मामले को इतना महत्व दिया। आप लोग पूरी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? संदीप ने सिर हिलाया और फिर सवाल किया। मुझे लगता है कि यह पूरी बात मार्की विक्रांत की साजिश है और वह लड़की संगीता निर्दोष है, देवेंद्र ने बुदबुदाया। खैर, वह महिला निर्दोष नहीं है। इस बात के प्रमाण हैं कि उसने 10 से अधिक लोगों की हत्या की है। यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है। ठीक है, वह एक हत्यारी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह एक जासूस है। मुझे लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है। अन्यथा उसके जैसी महिला यातना से टूट जाती और वह सब कुछ उगल देती जो वह जानती है। प्रतीक ने उत्तर दिया। क्या आप कह रहे हैं कि महिलाएं कमजोर हैं? अचानक आरती ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सवाल किया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक भाव था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आरती, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैं महसूस करता हूं। इसके अलावा स्पाई अल्गेरामा और मार्की विक्रांत ये नाम कुछ हद तक समान लगते हैं। मैं संगीता ने जो कहा उस पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक हूं। अल्गेरामा विक्रांत है और वह वही है जो पर्दे के पीछे से उसका समर्थन कर रहा था। हालांकि देवेंद्र बहुत घबराई हुई नहीं थी और उसने शांति से उसे उत्तर दिया।
लेकिन अगर ऐसा होता तो वह अपने अधीनस्थ को इस तरह बाहर क्यों करते? आरती ने सवाल किया। ठीक है, संगीता अब सुरक्षा विभाग की नजर में थी। उसकी मदद करने के बजाय वह उसके लिए और अधिक विपत्ति लाती, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया होगा, प्रतीक ने मान लिया। लेकिन जब उसे लगा कि उसे हमें सौंपने के बजाय वह उसके लिए बेहतर विकल्प है, तो क्या उसे मारना और उससे छुटकारा पाना नहीं होगा? यदि संगीता की अभी अभी मृत्यु हुई होती तो ऐसी कहानियां बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप भली भांति जानते हैं कि यदि मार्की इसे छिपाना चाहता तो सुरक्षा विभाग किसी भी तरह से उसका शव नहीं ढूंढ पाता। उस पर दोषारोपण करना तो दूर की बात है, इस बार संदीप ने ही बात की थी। वास्तव में यदि संगीता वास्तव में उसका अधीनस्थ था तो मार्की विक्रांत के पास इन सभी परेशानियों से गुजरने का कोई कारण नहीं था। उसे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। आरती ने भी सिर हिलाया। नहीं, कुछ तो है जो वह हासिल कर सकता है। प्रतीक ने अपना सिर हिलाया। क्या? छवि? हम अभी अन्य रईसों के बीच उनकी छवि बिल्कुल अच्छी नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद वह कुछ हद तक अपना नाम साफ कर सकते हैं। हो सकता है उसने सब कुछ किया हो ताकि वह अपनी छवि सुधार सके, प्रतीक बुदबुदाया। संदीप और आरती चुप हो गए। ऐसा संभव हो सकता है, हालांकि वे इससे इनकार नहीं कर सकते। मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि मार्की विक्रांत इन सभी परेशानियों से सिर्फ इसलिए गुजरेंगे ताकि वह अपनी छवि सुधार सकें। संदीप अभी भी अनिश्चित था। अंत में चारों मंत्री सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर मुड़े और प्रश्न किया, महाराज, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? चारों मंत्री स्वर्ण सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर मुड़े और सवाल किया। उस आदमी के बाल काले थे और खूबसूरत बैंगनी आंखें थीं। उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां थीं, हालांकि उसने खुद को बनाए रखा था और वह अभी भी सुंदर दिखता था। उस आदमी का शरीर दुबला-पतला और फिट था, जिससे पता चलता था कि उसने अपने शरीर को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया था। उन्होंने एक सफेद कोट पहना था जिस पर सुनहरे रंग के स्टाइलिश डिजाइन बने हुए थे, जिन पर बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी की गई थी। उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट था और वह चेहरे पर एक सुंदर फिर भी उबा हुआ भाव लेकर सिंहासन पर बैठा था। हालांकि वह थोड़ा सुस्त और इत्मीनान से दिख रहा था, फिर भी उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। यह आदमी स्काईफॉल साम्राज्य में सबसे ताकतवर था। एक किंग स्टेज कल्टीवेटर, स्काईफॉल किंगडम का राजा अरविंद स्काईफॉल। अपने मंत्रियों का प्रश्न सुनते ही अरविंद के चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। हम इतनी बेकार चीज पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? वह अपने चेहरे पर ऊब का भाव लाते हुए बुदबुदाया। मंत्रियों ने अपने चेहरे पर झुर्रियां डालते हुए एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि अरविंद को इसकी परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे थे और जारी रखा, एक जासूस? ऐसे बात मत करो जैसे यह कोई नई बात है। हमारे रॉयल पैलेस के भीतर 20 से अधिक जासूस होंगे। यह सामान्य बात है। जैसे कि वह लड़की झूठ बोल रही है या नहीं, किसे पड़ी है? राजा ने प्रश्न किया और मंत्रियों ने सिर हिलाया और आह भरी। वे यह सोचने के लिए बहुत भोले थे कि उसे इसकी परवाह भी होगी। उस मार्की को इस सब से क्या हासिल होता है? किसे पड़ी है? उसका लक्ष्य क्या है? किसे पड़ी है? अंत में वे सिर्फ एक मार्की और एक उपप्रमुख नौकरानी हैं। उन्हें जितना वे लायक हैं उससे अधिक महत्व न दें। बस मार्की को उसकी कड़ी मेहनत के लिए इनाम दें और काम पूरा कर लें। जहां तक उस नौकरानी की बात है, उससे कुछ दिन और पूछताछ करो। अगर वह जवाब न दे तो उसे मार डालो। इतनी बेकार चीज के लिए हमारे पास समय नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें।
राजा ने घोषणा की और फिर जब वह संदीप की ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसलिए क्या आपको उस कष्टप्रद अभिशाप से निपटने का कोई तरीका मिल गया है? यह वह महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आप बात करना चाहते हैं। संदीप यही पूछना चाहता था, हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने बस अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैंने उस अभिशाप का इलाज खोजने के लिए अपने लोगों को पूरी दुनिया में भेजा है। हालांकि अधिकांश लोगों को उस अभिशाप के बारे में पता भी नहीं है। इसके इलाज के बारे में तो दूर की बात है। कोई प्रगति नहीं है। अन्य मंत्रियों के मुंह से एक थकी हुई आह निकली। राजा ने गुस्से में अपना आर्मरेस्ट पटक दिया और वह गुर्राने लगा। वह स्कार्डी कमीना, उसने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह इसके लिए भुगतान करे। मंत्री चिंतित भाव से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि राजा क्रोधित हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह सामान्य था। उन्हें बस थोड़ी देर चुप रहने की जरूरत थी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वे सही थे। 1 मिनट बाद राजा अंततः शांत हुआ और आह भरी। फिर उसने अपने मंत्रियों की ओर देखा और निर्देश दिया, इलाज की तलाश जारी रखें। हाँ महामहिम, संदीप ने सिर झुकाकर सिर हिलाया। हिम्मत, रिपोर्ट जारी रखें। हाँ, इसलिए रिपोर्ट 4 को समाप्त करने के लिए मैं मार्की विक्रांत के पुरस्कारों की घोषणा करूंगा। मार्की विक्रांत को एक जासूस का खुलासा करने के लिए पुरस्कार के रूप में 5000 सोने के सिक्के, 3-4 सितारा हथियार और 1-4 सितारा कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त होगी, जो सबहेड नौकरानी के रूप में रॉयल पैलेस के अंदर छिपा हुआ था। राजा उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए उसकी सराहना करता है और आशा करता है कि वह भविष्य में भी स्काईफॉल किंगडम को जारी रखेगा। ब्ला ब्ला ब्ला। और भी बहुत कुछ था, लेकिन जो कुछ भी घोषित किया गया था मैंने उसे सुनने की जहमत नहीं उठाई। कियारा, जो अविनाश के सीने से चिपकी हुई थी, अपने चेहरे पर आलसी भाव दिखाते हुए बुदबुदाने लगी। उसने अभी अभी अविनाश के साथ एक आनंदमय सत्र बिताया था और इसलिए वह अभी भी थोड़ी थकी हुई थी। साथ ही अविनाश का आलिंगन बहुत आरामदायक था। वह आलसी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तो योजना सफल हुई हो अविनाश, जिसने कियारा के सिर को थपथपाया, बुदबुदाया। कियारा ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे अपहरण को जासूसी के रूप में चित्रित करेंगे। ठीक है, मुझे क्षेत्र से सभी को हटाने के लिए एक कारण की आवश्यकता थी, अविनाश हंसा। लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है। पूछ लेना। क्यों किया था? कियारा ने अपना सिर उठाया। उसकी नीली आंखें अविनाश की सुनहरी आंखों में दिखीं और उसने सवाल किया। ठीक है, कुछ कारण थे। पहला, मैं तुम्हें चाहता था, अविनाश मुस्कुराया। लेकिन मैं किसी भी तरह से तुम्हारा होता। तुम्हें इतना पागलपन करने की जरूरत नहीं थी। कियारा ने थोड़ा शर्माते हुए उत्तर दिया। इसमें बहुत अधिक समय लग जाता। यदि मैं सामान्य विधि का उपयोग करता तो मैं अभी भी आपको दोपहर के भोजन पर बाहर ले जाने के तरीके ढूंढ रहा होता। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं आपके बगल में एक ही बिस्तर पर लेट पाता जबकि हम दोनों नग्न हैं, इस तरह। अविनाश अपना चेहरा कियारा के चेहरे के पास ले गया और फुसफुसाया, तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो कियारा। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और लापरवाही से आगे बढ़ गया। कियारा का चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो गया था और उसने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया था। अन्य कारण क्या थे? उसने मच्छर जैसी आवाज में प्रश्न किया। दरअसल अब उसे कारणों की परवाह नहीं थी। हालांकि वह अभी बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए उसे विषय बदलना पड़ा। ठीक है, अन्य कारण प्रिया से संबंधित थे।
वह उन सभी लोगों का बदला लेना चाहती थी जिन्हें संगीता ने मार डाला था, और वह अपने या मेरे हाथों को गंदा नहीं करना चाहती थी। साथ ही उसे महल छोड़ने की जरूरत थी। अविनाश ने उत्तर दिया और कियारा ने मुंह बनाया। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। पहला कारण वह कुछ है जिसके साथ वह आई थी। मुझे यकीन है कि मुख्य कारण यह था कि वह खुद को मारना चाहती थी। इस तरह वह आपके साथ सारा समय बिता सकती थी। कियारा ने खर्राटा लिया। यह सच है, अविनाश सहमत हुए। दरअसल प्रिया ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। उसे संगीता की परवाह नहीं है, वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहती थी। हालांकि वह अलग था। उस नौकरानी ने उसकी स्त्री को निशाना बनाने का साहस किया। उसका स्वामित्व वाला पक्ष हावी हो गया। वह बदला लेना चाहता था और वह मिल गया। कितनी लालची कुतिया है। मैं भी महल छोड़कर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, कियारा ने शिकायत की। तभी अविनाश के चेहरे पर एक उदासी छा गई। हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं मुख्य नौकरानी की मौत कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अगर एक उपपत्नी मर जाती है तो राजा हर चीज की गंभीरता से जांच करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वह तब तक शांत नहीं होंगे जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि उनकी ट्रॉफी कैसे टूट गई। वास्तव में और वर्तमान में हम राजा का सामना नहीं कर सकते। मुझे ऐसा करने के लिए और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और मुझे आपकी सहायता की भी आवश्यकता होगी। कियारा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगी, अविनाश। अविनाश मुस्कुराया, फिर उसने कियारा के होंठ बंद कर दिए। बेशक कियारा ने चुंबन स्वीकार कर लिया और अविनाश की जीभ पर हमला करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल किया। चुंबन भद्दा और भद्दा होता गया। अविनाश ने फिर कियारा के नग्न शरीर को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। फिर दोनों बिस्तर पर लुढ़क गए और उन्होंने एक गर्म, भावुक चुंबन साझा किया। अचानक अविनाश ने खड़े होते ही चुंबन तोड़ दिया। क्या हुआ? हालांकि कियारा ने सवाल किया। जल्द ही अविनाश की तरह उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। अविनाश और कियारा ने जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। इसके बाद वे कमरे से बाहर चले गए। फिर अविनाश और कियारा एक ऐसे कोने की ओर मुड़े जहां रोशनी नहीं पहुंची थी। जल्द ही अविनाश ने भौहें चढ़ा दीं। हालांकि उसने अपनी क्षमता पर भरोसा किया और अंधेरे कोने की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह करीब गया, अविनाश को अंतःधुंध का एक काला पर्दा दिखाई दिया। अविनाश ने अपना हाथ घूंघट की ओर बढ़ाया। हालांकि अचानक उसके गले पर निशाना लगाकर एक खंजर से गोली मार दी गई। हालांकि इससे पहले कि खंजर उस पर वार करता, अविनाश ने अपने हाथ से खंजर पकड़ लिया और अपने सामने खड़े काले कपड़े पहने आदमी पर नजर डाली। अरे आपने सचमुच कुछ ऐसा देखा जो आपको नहीं देखना चाहिए। क्या दुर्भाग्य है, अविनाश ने हंसते हुए कहा। हालांकि काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके हाथ में एक और खंजर आया और उसने हमला कर दिया। हालांकि अविनाश के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। उसने बस अपने सामने वाले आदमी को थप्पड़ मारा और आदमी का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और दीवार से टकरा गया। वह जोरदार था। अचानक कियारा घबरा गया। वह अभी भी रॉयल पैलेस में थी। इस आवाज के साथ नौकर और गार्ड अभी यहां दौड़ रहे होंगे। अविनाश, तुम्हें जाना होगा। मैं इस आदमी का ख्याल रखूंगा। जल्दी जाओ। कियारा अविनाश की ओर चला गया और उसे दूर धकेलने की कोशिश की। वह इस वक्त इतनी घबरा गई थी कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी आवाज दुर्घटना की आवाज से ज्यादा तेज थी। कियारा, अचानक अविनाश ने पुकारा। हालांकि कियारा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई।
तुम इतने शांत क्यों हो? भाग जाओ। तुम क्या कर रहे हो? कियारा फिर चिल्लाया। कियारा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह आवाज तुम्हारे कराहने से ज्यादा तेज थी? रूह अचानक कियारा रुक गया। फिर उसने अविनाश ने जो कहा उसे दर्ज किया और वह शर्मा गई। मैं इतना जोरदार नहीं हूं। तुम इससे भी ज्यादा तेज हो कियारा, अविनाश मुस्कुराया। मैं नहीं कियारा सहमत नहीं होना चाहता था। जल्द ही अविनाश ने अपना सिर हिलाया और कियारा की ओर चल दिया। फिर उसने उसका सिर अपनी छाती पर रखा और उसे धीरे से थपथपाया। चिंता मत करो, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। बल्कि यह जानकर मुझे खुशी होती है कि तुम्हें मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। थपथपाहट का आनंद लेते हुए कियारा का चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि जल्द ही उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कई लोगों ने मेरी कराहें सुनी? फिर कियारा फिर से घबराने लगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेनकाब हो गए हैं? अविनाश, चलो भाग जाओ। हम पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। मैं नहीं जानता कि राजा और उसके सैनिक अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं, लेकिन वे शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे। कियारा ने घबराहट में कहा। हालांकि अपनी घबराहट साझा करने के बजाय अविनाश बस मुस्कुराया। यह देखकर कियारा की भौहें चढ़ गईं। वह चुप रही और तार्किक ढंग से बातें सोचने लगी। कुछ गड़बड़ है। अविनाश इस तरह की मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से इसके बारे में इतना शांत नहीं होगा। यह क्या है? अंत में उसने सवाल किया। अविनाश की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और उसने सवाल किया, तो आखिरकार आपको एहसास हुआ? आपने क्या किया? कियारा ने उत्तर नहीं दिया और वापस प्रश्न किया। आपको ध्वनि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी जोर से चाहें बोल सकते हैं या कराह सकते हैं, इस हॉल के बाहर कोई भी इसे नहीं सुन पाएगा। फिर अविनाश ने समझाना शुरू किया। ध्वनि सील 5 सितारा एबिलिटी। विवरण: मेजबान लक्षित क्षेत्र के भीतर ध्वनि को सील कर सकता है। क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति क्षेत्र के अंदर से आने वाली किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकता है। रेंज: मेजबान अधिकतम 10 मीटर की त्रिज्या वाला एक गोला सील कर सकता है। हर घंटे 1 MP की खपत। नोट: काम करने के लिए मेजबान को जोन के अंदर रहना होगा। जैसे ही मेजबान जोन छोड़ता है, सील टूट जाती है। कीमत 2000 सिस्टम पॉइंट्स। जाहिर है, अगर वह रॉयल उपपत्नी कियारा स्काईफॉल के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए रॉयल पैलेस में प्रवेश करने जा रहा है, तो उसे कुछ तैयारी करनी होगी। इस क्षमता को खरीदने का एकमात्र कारण यह था कि अविनाश को जितना चाहे उतना विलाप करने देना था। हालांकि कुछ चीजें ऐसी थीं जो उन्हें थोड़ी अजीब लगीं। सबसे पहले इस क्षमता का स्तर। ईमानदारी से कहूं तो यह 5 सितारा कौशल था। अविनाश ने नहीं सोचा था कि यह इतनी ऊंची रेटिंग का हकदार है। पेशेवर हत्यारा, उसकी निष्क्रिय क्षमता, जो कि केवल 3 स्टार क्षमता है, इस क्षमता से कहीं अधिक उपयोगी और बेहतर है। इतना ही नहीं, साउंड सील ही एकमात्र क्षमता है जो उसके MP को खा जाती है। उन्होंने किसी सांसद का इस्तेमाल किसी अन्य योग्यता के लिए नहीं किया। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, हरम सील किसी कारण से उसकी महिला इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकती है, भले ही यह एक सक्रिय कौशल है। अविनाश को यह थोड़ा अजीब लगा, हालांकि उस समय वह थोड़ा व्यस्त था और उसने ज्यादा नहीं सोचा। बेशक यह एकमात्र काम नहीं है जो उन्होंने तैयारी के रूप में किया। नाम: अविनाश सिंह। आयु: 18। माना कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर डॉट। बॉडी कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर डॉट। प्रतिभा: मध्यम।
AVL 40, HP 1040/1040, MP 1500/1500, STR 106, AGL 116, VIT 104, STM 143, INT 99 150, डेफिनेट 103, ब्लैक पॉइंट 160 109। उसने अपना INT भी बढ़ा लिया है। अब केवल वही कल्टीवेटर उसे ढूंढ सकता है जिसका MP 4500 से ज्यादा है। अभी अविनाश को नहीं पता था कि एक्सपर्ट या किंग स्टेज कल्टीवेटर कितना मजबूत है, न ही उसने उनकी स्थिति देखी है। वह केवल कल्टीवेटर के आगे बढ़ने के बाद MP में वृद्धि की गणना करने के लिए अनुमान लगा रहा था। हालांकि चूंकि वह इस बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने अनावश्यक जोखिम लेने से परहेज किया और अपने INT को हास्यास्पद स्तर तक बढ़ा दिया। तो तुम कह रहे हो कि मैं जितना चाहूं उतना जोर से कराह सकता हूं और कुछ नहीं होगा? कियारा, जिसने अविनाश की क्षमता के बारे में सुना, ने सवाल किया। है, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम कभी खुद को रोक लेते हो। अविनाश ने हंसी उड़ाई। मैं खुद को रोक लेता हूं, तुम्हें पता है, कियारा ने बड़बड़ाया। और तुम खुद को रोक लेने के बावजूद भी इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अविनाश ने सवाल किया। मैं मतलब मैं खुद को रोकने की कोशिश करता हूं। तुम्हें पता है, कियारा ने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, अविनाश हंसा। फिर उसने कियारा को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में चला गया। कियारा मुस्कुराई। हालांकि जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने काले रंग के चमड़े के तंग कपड़े पहने हुए थे, जो बेहोश होकर फर्श पर पड़ा था। अविनाश, उसने पुकारा। क्या है? अविनाश ने पूछा। हम जासूस के बारे में भूल गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उस व्यक्ति के बारे में भूल गए जिसके लिए वे पहली बार अपने कमरे से बाहर आए थे। अविनाश रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और काले कपड़े पहने आदमी को भी देखा। फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने स्वीकार किया, यह मेरी लापरवाही थी। प्रणव बंसल, आयु 49, माना कल्टीवेशन मास्टर डॉट, बॉडी कल्टीवेशन नश्वर डॉट, जाति मानव, व्यवसाय 1000 सूचना कक्ष का जासूस, प्रतिभा मध्यम, AVL 34, HP 390/410, MP 610/610, STR 44, AGL 42, VIT 41, STM 42, INT 61, डेफिनेट 40। नक्स ने अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 1000 सूचना चैम्बर, एक परिचित नाम। यह वह संगठन है जो अवनी को विशेष बनाता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह वह संगठन भी है जिसने अवनी की रक्षा की है। अविनाश के लिए यह एक अच्छा संगठन था। अब तक उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि संगठन अच्छा है या नहीं, लेकिन अगर संगठन की नजर उनके कियारा पर है तो वे निश्चित रूप से गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि अविनाश अभी थोड़ा आश्चर्यचकित था। वे रॉयल पैलेस में थे, जो पूरे स्काईफॉल साम्राज्य में सबसे सुरक्षित स्थान था। क्या 1000 इंफॉर्मेशन चेम्बर इतना मजबूत था कि इसकी नजर रॉयल पैलेस पर भी थी? कोई रैंडम जासूस नहीं, बल्कि एक मास्टर स्टेज जासूस रॉयल पैलेस के अंदर खुलेआम घूम रहा था और बूट करने के लिए एक उपपत्नी के कमरे के आसपास। क्या बकवास है? यह कैसे संभव है? क्या वे इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से नहीं डरते? क्या वे राजा से नहीं डरते? या क्या वे राजा से अधिक शक्तिशाली हैं?
इस तरह के सवाल अविनाश के मन में उठने लगे, फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। उसे बस सामने वाले आदमी से पूछना चाहिए। क्या तुमने उसके मुंह से जहर निकाल दिया? कियारा ने सवाल किया। हाँ, मेरे पास है, अविनाश ने सिर हिलाया। फिर उसने पानी से भरा एक जार उठाया और जासूस के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जासूस ने अपनी पहले से ही बंद आंखों को कसकर बंद कर लिया। फिर अपनी आंखों को रगड़ने के बाद अंततः उन्हें खोला और उसकी नजर अविनाश और कियारा पर पड़ी। उसे तुरंत याद आया कि क्या हुआ था, और जैसे ही वह हमला करने वाला था, अविनाश ने टोक दिया। परेशान मत हो, तुम वैसे भी नहीं जीतोगे। भगवान के लिए, आप एक ही थप्पड़ से बेहोश हो गए। आखिर आप किस लिए इतना कठोर व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं? अविनाश ने सिर हिलाया। जासूस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि वह जानता था कि अविनाश गलत नहीं था। फिर जैसे ही उसका दिमाग घूमने लगा, उसने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कोई योजना बना पाता, अविनाश ने फिर से उसके विचारों को बाधित कर दिया। भागने की कोशिश भी मत करना। देखो यार, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर मुझ में इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि तुम्हें भागने से रोक पाता, तो मैं तुम्हें बांध देता। शांति से काम करो और ठीक से सोचो। मैं नहीं चाहता कि 1000 सूचना चैम्बर का जासूस मेरे सामने मर जाए। सवाल करते समय जासूस की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने अज्ञानतापूर्वक अभिनय करने की कोशिश की। ओह कृपया, मैं यह गेम खेलने के लिए यहाँ नहीं हूँ। देखिए, मुझे 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर के बारे में अच्छी जानकारी है। आप लोगों ने पहले भी मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपको एक मौका दूंगा। एक ऐसा मौका जहां आपको खुद को मारना नहीं पड़ेगा या यातना से नहीं गुजरना पड़ेगा। जासूस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह नहीं जानता कि क्यों या कैसे, लेकिन उसके सामने वाला व्यक्ति जानता था कि वह द 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर से था। उसके झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि मैं द 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर से हूं? जासूस ने चेहरे पर सतर्क भाव दिखाते हुए सवाल किया। जैसा कि मैंने कहा, मैंने पहले 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर के साथ काम किया है और उनके बारे में मेरी अच्छी धारणा है। जैसे ही मैंने आपको देखा, मुझे पता चल गया कि आप उस संगठन से हैं, अविनाश ने उत्तर दिया। क्या वह मेरे द्वारा उपयोग किए गए कौशल के बारे में बात कर रहा है? जासूस ने मन ही मन सोचा और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। इन दोनों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? जब उसने अंधेरे में उस कौशल का उपयोग किया, तो कोई भी उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यह आदमी और लेडी कियारा कमरे से बाहर चले गए और सीधे उसकी ओर चले गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से ही पता था कि वह यहाँ है। वह सामान्य नहीं है, जासूस ने निष्कर्ष निकाला। आप किस मौके की बात कर रहे हैं? फिर जासूस ने पूछताछ की। उत्तर देते समय अविनाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सीधी सी बात है, तुम्हारी जान के बदले मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो। जासूस ने आंखें सिकोड़कर बुदबुदाया। यह बहुत वर्णनात्मक नहीं है। ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यह कौन सी चीज है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? जासूस ने पूछताछ की। वह मैं नहीं जानता, तथापि मुझे यकीन है कि स्पाई ऑफ 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर के उपकार के कारण मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अविनाश मुस्कुराया। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका एहसान मानूं ताकि आप बाद में मेरा उपयोग कर सकें? जासूस ने सवाल किया। वास्तव में, संभवतः मैं आपसे सीधे कुछ जानकारी मांगूंगा। बेशक आप इसे 1000 सूचना चैम्बर को नहीं बता सकते। यह सौदा हम दोनों के बीच होगा।
जासूस चुप रहा और इस बारे में सोचने लगा। फिर उन्होंने सवाल किया, आप मुझसे कैसे संपर्क करेंगे? मेरे अपने तरीके हैं, अविनाश ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं अपने शब्दों से मुकर जाऊं और बाद में आपकी मदद न करूं? जासूस ने पूछताछ की। हजारों सूचना चैम्बर के साथ मेरी आखिरी मुलाकात सुखद थी। मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं, मुझे विश्वास है कि आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जो किसी भी तरह से हजार सूचना चैम्बर को नुकसान पहुंचाएगा, जासूस ने उत्तर दिया। मैं हजारों सूचना चैम्बर के खिलाफ कुछ करने की योजना नहीं बना रहा हूं, इसलिए मुझे उस तरह की जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। तभी स्पाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अविनाश और जासूस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। क्या मूर्ख है? स्पाई के दिमाग में यही एकमात्र विचार था। उसके सामने यह आदमी भले ही ताकतवर हो, लेकिन वह मूर्ख था। आखिर जासूस पर कौन भरोसा करता है? यह बिल्कुल बेवकूफी है। हालांकि जासूस को यह नहीं पता था कि उसके सामने वाले व्यक्ति के विचार भी उसके जैसे ही थे। क्या मूर्ख है? जैसे ही वह अपनी योजना के साथ आगे बढ़ा, अविनाश की मुस्कान चौड़ी हो गई। तो क्या तुम मेरे गुलाम बनने को तैयार हो? गुलाम? जासूस भौंचक्का रह गया। ठीक है, तुम मुझ पर एहसान मानते हो और मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा वह तुम करोगे, यह तो गुलाम है न? जासूस और भी अधिक घबरा गया। मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मुझे आपका जीवन भर का एहसान नहीं है, मैं सिर्फ आपका एक एहसान हूं। इससे मैं आपका गुलाम नहीं बन जाता। लेकिन आप पर अभी भी मुझ पर एक उपकार बकाया है जो आपको मेरा गुलाम बनाता है। मुझे खेद है, लेकिन यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो सौदा रद्द हो जाएगा। अचानक अविनाश गुस्से में बुदबुदाया। जासूस ने भी भौहें सिकोड़ लीं। यह सौदा इतना अच्छा था कि इसे ठुकराना उसके लिए संभव नहीं था, खासकर अब जबकि वह बिना कोई कीमत चुकाए इस स्थिति से बाहर निकल सकता है। अरे बकवास करो, ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए वह एक एहसान भी करूंगा। मुझे बस यह कहना है। ठीक है। जासूस ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने सवाल किया, अविनाश की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। तो क्या तुम मेरे गुलाम बनने को तैयार हो? तुमने मुझे धोखा दिया, जासूस कर्कश आवाज में बुदबुदाया। अभी वह जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था जबकि उसकी आंखें खुली हुई थीं। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, वह उस पीड़ादायक दर्द से गुजरा 3 बार। मास्टर अविनाश को धोखा देने के विचार अब उसके मन में नहीं थे। हालांकि वह अभी भी दुखी था कि उसे धोखा दिया गया था। ठीक है, आप वास्तव में इसके लिए मुझ पर दोष नहीं लगा सकते। आप ही वह मूर्ख थे जो किसी पर भरोसा करने में सक्षम थे, विशेष रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने झांकने की कोशिश की हो और उनके रहस्यों का पता लगाया हो। अविनाश ने कंधे उचकाए। प्रणव अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह बहुत लापरवाह था। उसके सामने इस आदमी से परेशानी की बू आ रही थी। वह इतनी कम उम्र में एक ग्रैंड मास्टर स्टेज है। उसे एक नज़र में ही पता चल गया था कि वह 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर से है और वह आधी रात को रॉयल पैलेस के अंदर रॉयल कॉन्सुबाइन के साथ था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह कोई सामान्य व्यक्ति बन सके। प्रणव को इसका पछतावा हुआ। जब वह इस आदमी से मिले तो उन्हें 100 गुना अधिक सतर्क रहना चाहिए था, हालांकि उन्होंने ठीक इसके विपरीत किया। हालांकि अविनाश को इसकी परवाह नहीं थी कि प्रणव को क्या महसूस हुआ।
उसे तो बस जानकारी चाहिए थी। ठीक है, अब जवाब दो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? निस्संदेह प्रणव के मन में अविनाश से कुछ भी छिपाने का कोई विचार नहीं था और उन्होंने उत्तर दिया, अनुज चावला। वह कौन है? उसकी साधना का स्तर क्या है? उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? अविनाश ने प्रश्नों की एक और श्रृंखला पूछी। वह एक ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर हैं और वह हजारों सूचना चैम्बर के नेता हैं। उसने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मुझे नहीं पता, प्रणव ने ईमानदारी से उत्तर दिया। तो आप मुझे बता रहे हैं कि गौरवशाली हजारों सूचना चैम्बर का नेता महज एक ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर है। इतना ही नहीं, एक जासूस जो सिर्फ एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर है, सीधे संगठन के नेता को रिपोर्ट करता है। यह संगठन कैसे काम कर रहा है? अविनाश आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जहां तक कियारा और प्रणव की बात है, जिन्होंने उसे सुना, उनके होंठ कांपने लगे। एकमात्र ग्रैंड मास्टर स्टेज? बस मास्टर स्टेज? क्या बकवास है! क्या आप जानते हैं कि कितने लोग जीवन भर इन दायरों में फंसे रहते हैं? क्या मास्टर स्टेज कमजोर था? क्या ग्रैंड मास्टर स्टेज कमजोर था? नहीं, ये नहीं था। हम एक संगठन हैं जो जासूसी और सूचना से संबंधित है, मास्टर अविनाश। हम लड़ाकू नहीं हैं। इसके बाद प्रणव ने अपना गुस्सा शांत किया और विनम्रता से जवाब दिया, मैं यह समझता हूं, लेकिन एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर सीधे नेता को रिपोर्ट करता है। मुझे बहुत विश्वसनीय नहीं लगता, अविनाश ने बुदबुदाया और प्रणव के होंठ फिर से हिल गए। उसे यकीन था कि मास्टर अविनाश जानबूझकर ऐसा कर रहा था। हालांकि भले ही वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका, फिर भी उसने थोड़ा रूखापन से जवाब दिया, मास्टर अविनाश, 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर सिर्फ लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं चुनता है। यदि आप 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर में एक उच्च रैंकिंग जासूस बनना चाहते हैं, तो आपको सख्त आवश्यकताओं से गुजरना होगा। यदि आप उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो भले ही आप एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर हों, आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम शर्तें क्या हैं? आपको अग्नि और वायु दोनों तत्वों के साथ आत्मीयता की आवश्यकता है, और मेरी इन दोनों के साथ मध्यम स्तर की आत्मीयता है। प्रणव ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव दिखाते हुए बुदबुदाया। अब अविनाश समझ गया, उसने इस दुनिया के बारे में थोड़ा पढ़ा और सीखा है। वह जानता था कि एक से अधिक तत्वों के साथ संबंध रखना दुर्लभ है। यदि 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर वास्तव में केवल आग और हवा के साथ दोहरी समानता वाले लोगों को भर्ती करता है, तो मास्टर स्टेज कल्टीवेटर के लिए सीधे नेता को रिपोर्ट करना पूरी तरह से समझ में आता है। ठीक है, तो यह नेता कहाँ है? अविनाश ने प्रश्न किया। वह नेताजी से थोड़ी बातचीत करना चाहता था। मुझे नहीं पता, हालांकि प्रणव ने अपना सिर हिला दिया। क्या आपने यह नहीं कहा कि आप सीधे नेता को रिपोर्ट करते हैं? अविनाश ने भौहें चढ़ाकर प्रश्न किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि नेता कहाँ रहते हैं, मैं बस उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता हूं और फिर निर्धारित समय और स्थान पर उनसे मिलता हूं। आप उससे दोबारा कब मिलने वाले हैं? अविनाश ने प्रश्न किया। मुझे यहाँ जो कुछ भी मिला, उसे रिपोर्ट करना होगा, इसलिए अगली बैठक 2 घंटे बाद है। बेशक, मैं केवल वही रिपोर्ट करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं, प्रणव ने उत्तर दिया। सिर हिलाते ही अविनाश के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। मैं आपके साथ चलूंगा और उस नेता को देखूंगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जहां तक आप रिपोर्ट करने की बात है, तो बस इतना कहें कि आपने कुछ नहीं देखा और लेडी कियारा शांति से सो रही थी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद को छुपा लूंगा, अविनाश ने उत्तर दिया।
प्रणव ने फिर अपना सिर हिलाया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, अब कमरे से निकल जाओ, अगले 2 घंटे तक हमें परेशान मत करो। अविनाश ने उसे बाहर निकाल दिया। फिर वह कियारा की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। हमारे पास 2 घंटे हैं, डार्लिंग। वह अब 2 दिनों से कियारा के साथ है, इसलिए जब उसने उसे अधिक आत्मीयता से बुलाया तो उसे पता चला कि उसे अच्छा लगा। कियारा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने सिर हिलाया। हम इन 2 घंटों में क्या करने जा रहे हैं? कियारा ने मजाक में सवाल किया। हम खेल खेलें तो कैसा रहेगा? अविनाश ने आकर्षक ढंग से प्रश्न किया। कैसा रहेगा कि हम एक बेवकूफी भरा खेल खेलें और एक और भी अधिक आनंददायक कदम जारी रखें? जब कियारा ने जवाब में सवाल किया तो उसके आकर्षक चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी। अविनाश को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उसने बस कियारा को उठाया और बिस्तर पर कूद गया। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए। अभी अविनाश चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रणव के बगल में चल रहा था और प्रणव के लिए उसका चेहरा सख्त था। क्या उसने नहीं कहा कि वह छिप जाएगा? वह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उसके मन में बस यही सवाल था। उन्हें डर था कि जब नेताजी से मुलाकात होगी तो क्या होगा। हालांकि वह जानता था कि उसका मास्टर अविनाश एक ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर भी था। उसका नेता वह व्यक्ति था जिसका 2 तत्वों से जुड़ाव था। वह एक सामान्य ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर से कहीं अधिक मजबूत था। बकवास के बारे में सोचना बंद करो और चलते रहो। अचानक उसने अपने दिमाग में अविनाश का आदेश सुना और प्रणव चलता रहा। कुछ मिनट बाद वे एक अंधेरे हॉल में चले गए और प्रणव रुक गया। तुम रुक क्यों गए? अविनाश ने प्रश्न किया। मास्टर अविनाश, यह मिलन स्थल है। क्या आप यहां हजारों सूचना चैम्बर के नेता से मिलने जा रहे हैं? रॉयल पैलेस के अंदर? हाँ मास्टर अविनाश, केवल यही नहीं बल्कि मुझे विश्वास है कि नेता शाही महल में भी रहते हैं। बेशक यह सिर्फ मेरी धारणा है। इतने बड़े संगठन का नेता रॉयल पैलेस के अंदर रहता है, राज्य के ठीक अंदर। इस तरह की चीज को खींचने के लिए किस तरह की गेंदों की जरूरत होती है? अविनाश हैरान था। वह अविश्वास में अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। फिर उन्होंने कुछ मिनटों तक इंतजार किया और जल्द ही काली धुंध में ढकी एक आकृति उनके सामने आई। वह जितना करीब गया, प्रणव का चेहरा उतना ही पीला पड़ गया। उसने अपना सिर अविनाश से लीडर की ओर और फिर वापस अविनाश की ओर घुमाया और घबराने लगा। आप छुपने वाले नहीं हैं, मास्टर अविनाश। अंत में वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और सवाल किया। चिंता मत करो, वह मुझे नहीं देख सकता। अविनाश ने उत्तर दिया और अपनी बात साबित करते हुए नेता बुदबुदाया। बेटा, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? और तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? 1000 इंफॉर्मेशन चेंबर के नेता ने कर्कश आवाज में पूछा। वह अभी भी ब्लैक मिस्ट के घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि प्रणव उसके स्वर से बता सकता था कि उसके चेहरे पर एक शिकन थी। वह उसे नहीं देख सकता। प्रणव ने मन ही मन सोचा और उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। मास्टर अविनाश नेता के ठीक सामने खड़ा था। वह उसे क्यों नहीं देख सकता? क्या यह उसकी अजीब क्षमताओं में से एक और है? प्रणव ने मन ही मन सोचा। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत कुछ सोच पाता, नेता ने फिर से सवाल किया। बेटा, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम्हें जो मिला वह तुम्हारे लिए बहुत चौंकाने वाला था? ओह, ऐसा कुछ नहीं है लीडर, मैं बस ध्यान भटका रहा था। इसके लिए माफी चाहता हूं। जहां तक मैंने पाया, ईमानदारी से कहूं तो सब कुछ सामान्य था, मुझे लगता है।
प्रणव ने फिर जवाब देना शुरू किया कि सब कुछ सामान्य था और वह सब अविनाश के लिए। उसने 1000 सूचना कक्ष के लीडर की ओर देखा और उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। नाम अनुज चावला, आयु 62, माना कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर डॉट, बॉडी कल्टीवेशन नश्वर डॉट, जाति मानव, व्यवसाय 1000 सूचना कक्ष का उपनेता डॉट, प्रतिभा उच्च, AVL 44, HP 570/570, MP 800/800, STR 54, AGL 61, VIT 57, STM 53, INT 80, डेफिनेट 51। अनुज चावला नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी अविनाश की आंखों के सामने आई और जल्द ही उसे कुछ दिलचस्प पता चला। एक उपनेता हो। उनकी समझदारी की नजर हमेशा की तरह मददगार थी। किसी के लिए उससे रहस्य छिपाना बहुत कठिन था और यह अनुज चावला लड़का भी ऐसा करने में असफल रहा। हालांकि अविनाश को स्वीकार करना पड़ा, उस काली धुंध पर अनुज का नियंत्रण प्रणव की तुलना में बहुत बेहतर था। जो समझ में आता है, हालांकि वह कोई नेता नहीं थे, फिर भी वह 1000 इंफॉर्मेशन चैम्बर जैसे संगठन के उपनेता थे। फिर नेता कौन है? क्या वह एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर है? अविनाश ने सोचना शुरू किया और जल्द ही उसकी जिज्ञासा पर काबू पा लिया और उसने फैसला कर लिया। वह इस स्केल्टन लड़के का अनुसरण करने जा रहा है। इसके बाद अविनाश ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। अनुज और प्रणव ने 15 मिनट और बातचीत की और आखिरकार, ठीक है, अब आप जा सकते हैं, अनुज ने आदेश दिया। हाँ नेता, प्रणव झुके और फिर चले गए। अविनाश ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह यहीं रहेगा। प्रणव स्वतंत्र था अभी के लिए। प्रणव के चले जाने के बाद अनुज के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी और वह सोचने लगा। फिर वह भी घूम गया और अंधेरे में चला गया। यदि यह उसकी सेंस के लिए नहीं होता तो अविनाश को उसका पीछा करने में कठिनाई होती। हालांकि चूंकि उसके पास सेंस थी, अनुज को ढकने वाली काली धुंध ने उसे छिपने में बिल्कुल भी मदद नहीं की। इसके बाद अविनाश ने अनुज का 10 मिनट तक पीछा किया और फिर वह एक कमरे के सामने रुका और दरवाजा खटखटाया। खटखटाओ खटकाओ खटकाओ, प्रवेश करें, एक भावहीन आवाज सुनाई दी। इसके बाद अनुज ने कमरे में प्रवेश किया और प्रणाम किया। लेडी अमाया। अविनाश, जो अपने पीछे वाले कमरे में दाखिल हुआ, जब उसने एक भव्य कमरे के अंदर एक महिला को बैठे देखा तो वह चौंके बिना नहीं रह सका। महिला के लंबे गहरे काले बाल, रसीले लाल होंठ, पतली नाक और बेजोड़ चेहरा था। अविनाश यह बात जोर से नहीं कहेगा, लेकिन वह अब तक मिली सबसे खूबसूरत महिला थी। एक संपूर्ण चेहरा, एक संपूर्ण शरीर, ऐसा लग रहा था मानो इस महिला का जन्म ही संपूर्ण शब्द को परिभाषित करने के लिए हुआ हो। उसके स्तन बड़े नहीं थे, लेकिन वे छोटे भी नहीं थे। उसका शरीर सुडौल नहीं था, वह अधिक दुबला था, तथापि इसे उसके दिव्य चेहरे के साथ जोड़कर वह थी एकदम भव्य। तुम्हें क्या पता चला? अमाया नाम की महिला ने सवाल किया। अनुज ने उत्तर दिया। जासूस ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं मिला है, हालांकि मुझे अंदाजा है कि वह झूठ बोल रहा है। हमत, आपका क्या मतलब है? वह झूठ क्यों बोलेगा? अमाया ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं नहीं जानता। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि वह झूठ बोल रहा था। उसका चेहरा सामान्य से अधिक पीला पड़ गया था। उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही थीं जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो, और जिस तरह से उसकी आंखें झपक रही थीं, वह किसी चीज से डरा हुआ भी लग रहा था। यह सुनकर अमाया और भी घबरा गई। वह अनुज पर बहुत भरोसा करती थी, हालांकि फिर भी वह उस पर विश्वास नहीं कर पाती थी।
सभी जासूसों को प्रशिक्षित किया गया था और वे विभिन्न यातनाओं से गुजरे थे। वास्तव में बहुत कम चीजें उन्हें डरा सकती हैं। इसके अलावा जासूस बेहद वफादार होते हैं। वे झूठ क्यों बोलेंगे? वह समझ नहीं पाई। फिर भी वह झूठ क्यों बोल रहा है? अमाया ने सवाल किया। मुझे नहीं पता, अनुज ने सिर हिलाया। उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। प्रणव ने लंबे समय से उसके अधीन काम किया है। वह जानता था कि वह कितना वफादार है। अगर ऐसा पहले होता तो उसने कभी नहीं सोचा होता कि प्रणव उससे झूठ बोल रहा है। हालांकि आज संकेत बहुत स्पष्ट थे। संभवतः ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वह हमें धोखा दे सकता है? धन? यातना? यह क्या है? हालांकि अनुज सोचने लगे। चाहे उन्होंने कितना भी सोचा हो, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आया है। अचानक उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो अमाया के चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे पता था कि कियारा में कुछ गड़बड़ है, अमाया ने बुदबुदाया। हम? आपका क्या मतलब है? अनुज ने सवाल किया। इसके बारे में सोचो अनुज। संपूर्ण प्रिया घटना के साथ, जहां वे कहते हैं कि प्रिया और मार्की ने एक जासूस को पकड़ने के लिए मिलकर काम किया। राजा के मंत्री और सुरक्षा विभाग ने अवश्य ही इस विवरण को नजरअंदाज कर दिया होगा, तथापि यह मेरी नजरों से बच नहीं सका। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वे कहते हैं कि प्रिया ने संगीता को धमकाया और उसे और अधिक काम करने के लिए मजबूर किया, है ना? हाँ। और प्रिया ने यह कैसे किया? उसने अपना सारा काम संगीता को दे दिया। लेकिन जब संगीता अपने हिस्से का काम कर रही थी तो वह क्या कर रही थी? वह कियारा के कमरे में चली गई और उससे बातचीत की। अब जहां तक मैं जानता हूं, प्रिया और कियारा पहले इतने करीब नहीं थे। बेशक यह पहली बार नहीं है जब कियारा ने कुछ नौकरानियों में रुचि ली है। हालांकि यह रुचि सामान्य से बहुत अधिक समय तक रही। आम तौर पर कियारा कभी भी किसी से 2 दिनों से ज्यादा बात नहीं करती थी। हालांकि वह और प्रिया 7 दिनों तक एक दूसरे से बात करती थीं। यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और फिर अचानक प्रिया गायब हो गई। बात करते करते अनुज भी सोचने लगा, यहाँ सचमुच कुछ गड़बड़ थी। अविनाश, जिसने सब कुछ सुना, अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। क्या बकवास है? किसी को अल्लूरा पर शक क्यों हो रहा है? आखिर उसका नाम कहां से आया? और वह जो कहती है वह इतना तार्किक क्यों लगता है? आखिर यह महिला कौन है? आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और कमेंट जरूर करें।